हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद फ्रॉम सुपर बाइक पायलट यूट्यूब चैनल, आपका खुद का चैनल। तो 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आई थी क्योंकि सारी भसड़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आफ्टर गिविंग दैम लीगल नोटिस, आरई को लीगल नोटिस जाने के बाद कलेश ख़त्म है। वो नीलाद्री जी मिलने आने वाले थे, मेरे से बोला उन्होंने फ्राइडे को मिलने आऊँगा अपने बॉस को लेके। तो मैंने उनको वेलकम किया था, आप आ सकते हो मेरी शॉप पे, बट वो नहीं आए। सो नो प्रॉब्लम, चलते हैं आज राइड पे, करते हैं इसको फायर अप ऑन एक्सप्रेस वे एंड करते हैं कुछ बातें आप लोगों से, और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। सो सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स कहूँगा कि आप लोगों से मैंने सजेशन मांगा था भाई कि क्या सजेस्ट करते हो आप लोग, जो मेरा हैंडल पे यहाँ मेरे को थोड़ा सा वेट लगाना था सॉरी गला ख़राब है, इस जगह पे वेट लगाना था क्योंकि मेरे को अपनी बाइक का इशू हो रहा था। लेफ़्ट में मोड़ने के लिए राइट मुड़ रही थी ना। सो सबने सलाह दी, सब अच्छी सलाहें आप लोगों ने दी। मेरे दिमाग में तो जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि हाँ ड्रिल करा के कुछ ऐसा स्टैचू लगवा लूँ ज़्यादा वज़न का, 200-300 ग्राम का। तो उसके बाद आप लोगों ने उससे भी ज़्यादा अच्छी सलाहें दी, थैंक यू सो मच। किसी ने भाई ने बोला कि मैग्नेट लगा लो, किसी भाई ने बोला कि थोड़ा ना बार एंड मिरर लगवा लो दोनों साइड, ये मिरर हटवा दो, बार एंड मिरर से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन भाई बार एंड मिरर से मेरे हिसाब से सोल्यूशन यूँ नहीं हो सकता, जो मैंने पूछा किसी से, कि अगर ये दोनों मिरर हट जाएंगे तो बार एंड मिरर लगेगा तो वो भी इतने ही ग्राम का होगा और इधर भी सेम ग्राम का होगा, तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। हमें इधर लोड डालना है, लेफ़्ट साइड में थोड़ा लोड डालना है। एक मेरे भाई ने कमेंट करा था कि राइट वाला शीशा हटा दो तो काम हो जाएगा। भाई उतना ना काम वैसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे तो मैंने जब यहाँ पर मोबाइल गार्ड लगाया था वो भी ऑलमोस्ट 100-150 ग्राम का तो था ही मोबाइल होल्डर जो था। सो जो वज़न था, जब वज़न चाहिए इसके अंदर 250-300 ग्राम का कम से कम, तब मेरा जो काम है वो हो पाएगा। एक भाई का मैं थैंक यू करता हूँ, उन्होंने गुजरात से मुझे फ़ोन करा और गुजरात से फ़ोन करके उन्होंने कितना नाइस आइडिया दिया। थैंक यू यार, दिल से आपका। ऐसे ही आप लोगों का जो प्यार है ना वो बस बरसाते रहा करो अपने भाई पे। उन्होंने मुझे बोला कि भैया इस बार फिनिशर को खोलो, इसको खोलने के बाद ये सब बाहर निकालो ये रबड़ भी और ये जो इसका कंसोल है ये भी बाहर निकालो, ये सब बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद आप ये हैंडल बार जो होती है ना, अगर आप देखेंगे कभी भी हैंडल बार तो ऐसे खाली रहती है, बिल्कुल खाली, इसके अंदर बहुत जगह होती है। तो आप हैंडल बार के अंदर कुछ भी वेट डाल दो, 100-200 ग्राम का किसी भी तरीके का लोहा डाल दो या कुछ भी डाल के अंदर, और दोबारा एज इट इज़ इसे पैक कर दो। ना ही दिखेगा ना ही बुरा लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका, थैंक यू सो मच। क्योंकि होता क्या है, होता यही है, जब मैं आप लोगों से आइडियाज़ लेता हूँ तो अच्छा लगता है सीरियसली, क्योंकि मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकता था जो उस भाई ने सोच के मेरे को बताई। और इवन गुजरात से इतनी मोहब्बत कि क्या था, 1 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था क्या सुपर बाइक पायलट चैनल को और मुझे मोहम्मद साद को। लेकिन आज आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतनी मोहब्बत की क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों का ऐसे आइडियाज़ देने के लिए। तो मेरे भाई मैं अभी उस आइडिया को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जब करूँगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा ऑब्वियसली उसका भी तब तक अगर आपके पास कोई और आइडिया हो तो आप मुझे दें, मैं आपके आइडिया कंसिडर करता रहूँगा ऑब्वियसली, जैसे मैंने ऑलवेज़ किए हैं वो करूँगा। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो बात मैं ये करना चाह रहा था, क्योंकि लीगल नोटिस मैंने दे दिया, उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई है। उधर से कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। लास्ट टाइम कॉल आया था जिस दिन लीगल नोटिस देना था, तो उन्होंने मेरे को बोला आप लीगल नोटिस मत दो, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ फ्राइडे के दिन। तो मैंने बोला सर आप आ जाओ फ्राइडे के दिन, लेकिन लीगल नोटिस मैं दूंगा। तो वो मैंने लीगल नोटिस दे दिया फाइनली। उसके बाद उन्होंने बोला फ्राइडे के दिन मैं आऊँगा अगर आप लीगल नोटिस मत दो, लेकिन मैंने दे दिया। उसके बाद वो आना चाह रहे थे अपने बॉस को लेके, लेकिन वो नहीं आए। तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमने कॉल करी ना उन्होंने कॉल करी। आप लोगों की दुआओं से परेशान तो हम थे ही, तो हो जाएगा काम कोर्ट में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी तो होगा। तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। इस बाइक के लिए, आज इस बाइक को मैंने जिस वजह से लिया था वो लिया था राइड करने के लिए, कि यार मैं कहीं राइड करूँगा, कभी कहीं राइड करूँगा। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मसूरी जाने की 2-4 दिन में। आप लोग मुझे बताना मसूरी की राइड कैसी रहेगी। मसूरी का व्लॉग बनाऊंगा, मतलब व्लॉग तो हर कोई बनाता है, सबके व्लॉग अच्छे होते हैं ऑब्वियसली, हर कोई मेहनत करके बनाता है, मैंने देखे हैं। सो मैं जो व्लॉग बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके का व्लॉग बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई कौन जिस रोड से मैं जा रहा हूँ उस रोड पे आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, उस रोड पे आपको क्या रेमेडीज़ लेनी है, क्या अपना बचाव करना है, क्या आप बाइक से चल रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करके लेके जानी है, और जिससे आप टेंशन फ्री रहें मसूरी वाला जो रोड है। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपके कानों में डालना चाहता हूँ,
जो प्रो राइडर 1000 अगस्त्य चौहान भाई थे हमारे, अल्लाह उनको सुकून दे, उनकी ज़िंदगी में तो था ही सुकून, मरने के बाद भी अल्लाह उन्हें सुकून दे, मैं दिल से मेरी दुआ है उनको। उनके फादर साहब मुझे मिले थे करोल बाग में, तो मैंने अंकल से बोला, अंकल जी आपसे भी, आपके लिए भी दिल से दुआ है कि आपको सब्र मिले, तसल्ली मिले कि यार मतलब एक तरीके से झटका है ना, एक फादर के लिए एक पिलर होता है जो सन होता है, सीरियसली, तो वो सन चला जाए तो पिलर एक टूट गया ना यार। तो मैंने अंकल से बोला, अंकल आप बहुत ही ज़्यादा जिगरे वाले हो सीरियसली, कि आप उसके बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, जो भी चीज़ें अगस्त्य भाई ने सोची थी वो चीज़ें आप उसे आगे लेकर आ रहे हो हम लोगों के सामने। तो अंकल ने बोला मेरे को कि बेटा बस यही है, कुछ नहीं, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। मैंने कहा अंकल डेफिनेटली। तो अंकल ने मेरे को बोला बेटा आओ कभी, तो देन मैं ये सोच रहा हूँ कि जाते मैं ना देहरादून होता हुआ जाऊँगा, उनके घर पे अंकल से मिलता हुआ जाऊँगा, तो उसका भी ब्लॉग अगर जाऊँगा तो आपको बनाऊँगा, दिखाऊँगा, मिलेंगे अंकल से, बात करेंगे 2-4 क्या है क्या नहीं है सारी चीज़। तो ये तक थी अब तक की रिपोर्ट। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर मैं आपको क्या चीज़ दिखाऊँ, कहाँ पर लेके जाऊँ आप लोगों को। दिल्ली के अंदर जो फेमस जगह हैं वो तो हर कोई जानता ही है, लाल किला, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली और बहुत सारे एरियाज़ हैं, कनॉट प्लेस। आप लोग मुझे बताओ कि आप कहाँ घूमना चाहते हो, उस जगह पर क्या देखना चाहते हो। और मतलब होता है ना कि जस्ट यार भैया मैं जाना चाहता हूँ, मैं सीपी देखना चाहता हूँ, तो सीपी में आप देखना चाहते हो, सीपी में क्या देखना चाहते हो, रात में देखना चाहते हो, दिन में देखना चाहते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करके टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आज जो बात है इस बाइक की, बात ये है कि रॉयल इनफील्ड ने यार देखो काम तो इस बाइक के अंदर किया है ऑब्वियसली, लेकिन जो कमियां हैं वो कमियां हैं छोटी छोटी, जस्ट लाइक कि यार सस्पेंशन सीरियसली यार बहुत दुखते हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं सस्पेंशन के मामले में ना। सच में इंटरसेप्टर बहुत अच्छी थी सीरियसली, बहुत सच। अब लोग पता है, एक भाई ने मुझे कमेंट करा था कि मेरे भाई आप सस्पेंशन जो कह रहे हो ना, सस्पेंशन की कमी जो है वो इसमें कमी नहीं है, वो बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से सस्पेंशन स्टिफ दिया है, हार्ड दिया है, ताकि वो जंप ना मारे, इसलिए हार्ड है। भाई मैं आपकी बात को सल्यूट करता हूँ कि आपने ऐसी बात कही, और नहीं मैं बुराई में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपने बात सही कही है। एक्चुअली जब ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है तो सस्पेंशन ऑब्वियसली दिक्कत करता ही है, अगर ज़्यादा सस्पेंशन ऊंच नीच करेगा तो टकराएगी, जेन्युइन बात है। लेकिन भाई इसका ना ओवर ही हार्ड है। मैं रॉयल इनफील्ड की बाइक से ही अगर कंपेयर करूँ ना, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, जैसे मिटियोर है 350 है, उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस इतना ही है, थंडरबर्ड है उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस इतना ही है, लेकिन सीरियसली सस्पेंशन जो है ना उसका वो एक नंबर है भाई, एक नंबर, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, बहुत ही सिंपल स्मूथ, बहुत अच्छा सस्पेंशन है इसके मुकाबले। यार मेरी ये समझ नहीं है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो एडवांस है, ये जो शोवा के फोक्स है ना, ये कंपनी एक नंबर है और टेक्नोलॉजी एक नंबर है, लेकिन फिर भी स्टिफ है, ये समझ नहीं आता। तो ये भी एक बड़ी कमी मुझे लगी जो मैंने आपको बताई। एक कमी ये, दूसरी तो वो मेरी बाइक में है जो राइट साइड पुल हो रही है, और बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि वो चेसिस का प्रॉब्लम है, और आपकी अकेली की नहीं, हमारी बहुत लोगों की बाइकों के अंदर वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें तारीफ़ करने लायक जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें हैं तारीफ़ करने लायक। एक तो इसका ब्रेक, सीरियसली इसका ब्रेक ऐसे हैं कि मान लो आप कि आपने ब्रेक मारा और गाड़ी आपकी रुक गई, ऐसे ब्रेक कहूँगा मैं इसको। तो यार ब्रेक के मामले में तो बहुत अच्छी है। ब्रेक के मामले में हार्ले डेविडसन को भी फेल करती है, इस सेगमेंट की हार्ले डेविडसन 750 उसको फेल करती है। लेकिन हाँ, फिर दोबारा मैं आ जाऊँगा सस्पेंशन पे। हार्ले डेविडसन के जो सस्पेंशन है ना वो बहुत अच्छे हैं इसके मुकाबले। मैंने ट्राई की है 750, मेरे दोस्त के पास थी तो मैंने बहुत चलाई है, उसके अंदर जो सस्पेंशन है वो अच्छे हैं। हीटिंग के मामले में ये गाड़ी हीट कम होती है उसके मुकाबले, हार्ले डेविडसन के मुकाबले। उसका रीज़न क्या है, उसके अंदर तो आते ही है इंजन हीट कवर। वाह, मतलब जिस कंपनी के इंजन के हीट कवर भी आते हो तो ऑब्वियसली ना उसमें से हीट निकल रही है इंजन में से, तभी तो कंपनी हीट कवर बना रही है कि भाई तुम्हारे पैर ना जलें। तो उसके मुकाबले में यार तो ये बहुत अच्छी है। हीटिंग ना इसमें फील आती उतनी हीटिंग, ना मेरी इंटरसेप्टर में फीलिंग होती थी हीटिंग के मामले में ठीक है। अब गर्मी हो रही है यार, गर्मी वैसे ही 40-45 डिग्री तक तापमान हमारा पहुंच रहा है पारा, तो जब इतना पहुंचेगा तो ऑब्वियसली ना कि गर्म तो होना ही है। एक तो 40 डिग्री तापमान, ऊपर से गाड़ी गर्म होगी तो वो लगनी है। अगर आपने कच्छा उच्छा पहन रखा है ना, मीन्स अगर आपने शॉर्ट्स पहन रखे हैं
तो आपको थोड़ी सी हीटिंग फील हो सकती है, लेकिन ये बहुत मज़ा देगी सर्दी के अंदर, बहुत ही मज़ा देने वाली है सीरियसली। मैंने तो सोच रखा है सर्दी के अंदर इस गाड़ी के लिए शॉर्ट्स पहन के ही बाइक चलाऊँगा, इसके अंदर जितनी भी राइड्स करूँगा सर्दियों में, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है सच में। सो बाइक के मामले में मैंने आपको बताया हार्ले डेविडसन को ये कहाँ कहाँ फेल कर रही है। एक तो हीटिंग नहीं है इसके अंदर, ब्रेक के मामले में बहुत लाजवाब ज़बरदस्त है। और यार रॉयल इनफील्ड का जो मामला है ना, वो हार्ले के मुकाबले अगर, क्योंकि इसका सेगमेंट हार्ले से ही कंपेयर कर रहे हैं लोग इसको, तो हार्ले 650 हार्ले 750 का जो मामला है सर्विस से रिलेटेड और हर एक चीज़ से रिलेटेड, उसमें तो रॉयल इनफील्ड कितना आगे है, बहुत आगे है। देखो अब आप ये बोलोगे कि पहले तो रॉयल इनफील्ड की बुराइयाँ कर रहा था, अब रॉयल इनफील्ड की अच्छाई पे अच्छाई, अच्छाई पे अच्छाई। मेरे भाई मैं आज भी उस पॉइंट पे हूँ कि रॉयल इनफील्ड ने मुझे सर्विस गंदी दी है, मेरा काम नहीं किया है, मेरी बाइक स्टिल सीधे हाथ पे मुड़ती है। अभी मैं आपको छोड़ के दिखा दूंगा और यहीं पर ही देखो 1, 2 और 3, ये देखो मेरी बाइक सीधे हाथ पे घुसती है। तो ये चीज़ मेरे साथ है ना। मैं अब ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि सर्विस सेंटर नहीं है, रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर जगह जगह हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है चलते रास्ते में कहीं से, तो आप नज़दीकी बहुत आसानी से सर्विस सेंटर इनके मिल जाएंगे आपको, जो हार्ले का मैकेनिक जो होते हैं वो भी नहीं मिलते। तो इस मामले में तो सल्यूट है कि यार गाड़ी पे रिसर्च करके गाड़ी बनाई है, अच्छी बनाई है। हार्ले डेविडसन से तो ठीक है। और इवन मेरे को एक भाई बता रहा था कि ये गाड़ी मार्केट खा रही है, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर मार्केट खा रही है हार्ले डेविडसन की, क्योंकि लो बजट बाइक है, 650 सीसी है, लुक बहुत अच्छे हैं इसके। तो ऑब्वियस बात है ना, हार्ले डेविडसन से कंपेयर करा मैंने इसको। अब मैं अगर इसे कंपेयर करूं और बाइकों से, ब्रेक के मामले में तो मैंने आपको बता ही दिया। पंचिंग के मामले में कंपेयर करूं ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरी बाइक अभी चल रही है 70 पे, छठा गेयर है। आप यकीन करना छठे गेयर पे गाड़ी, मतलब ये कि यार खींचोगे ना तो आपको फील हो जाएगा कि यार भाई गियर उतार और फिर खींच, मतलब छठे से चौथे पे ला और तब पुल होएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं 1, 2, ये देखो 100, तो ये देखो 120, मतलब आप ये लगा लो कि किसी भी गियर पे आप हो और आपने बस ये एस्केलेटर देना है, आपने इधर रेस दी और इधर आपकी बाइक रॉकेट चलती नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो उड़ती है। ये देखो आप, और यहाँ पर रिस्क है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरी बाइक अभी 100-105 पे चल रही है। अगर मैं देखो ब्रेक मारूंगा, देखो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4, 4 सेकंड के अंदर गाड़ी ज़ीरो हो जाती है यार। 4 सवा 4 सेकंड के अंदर बाइक बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ऐसी ब्रेक टेस्ट करने के लिए पीछे पहले देखना पड़ता है इन शीशों के अंदर कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, कभी मैं इधर ब्रेक मारूं और वो मुझे ऊपर पहुंचा दे। तो ये रिस्की काम है लेकिन कर लेते हैं। कुछ भाइयों ने मुझे बोला था कि भाई जब तेरी गाड़ी में दिक्कत है तो तू ऐसा भगा मत। भाई वो दिक्कत उतनी बड़ी भी है और बड़ी भी नहीं है। बड़ी क्यों है कि अगर हम उसका हाथ छोड़ देंगे तो गाड़ी यूँ मुड़ेगी, लेकिन अगर हम हाथ नहीं छोड़ेंगे ना तो गाड़ी सिर्फ इतना करेगी कि मेरे दर्द करेगी। उसका सोल्यूशन मैं कर लूँगा 1-2 दिन में। यहाँ पर जो भाई ने बताया है वो मेरे दिमाग में आ चुका है कैसे करना है। अगर वो करूँगा उससे बेटर कुछ ऑप्शन मिल जाता है। वैसे अभी तक तो लग रहा है नहीं मिलेगा बेटर ऑप्शन। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलता तो फिर वो तो डन है ही। वो तो जब मैं करूँगा तो मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा इसका। तो भाई ब्रेक के मामले में बहुत अच्छी है। एक मैं ब्रेक के बाद बार बार ब्रेक 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 जो कहता हूँ वो इसलिए कहता हूँ सेफ्टी पर्पस में ब्रेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरा दोस्त 750 यूज़र है, उसका हार्ले डेविडसन उसने बेच दी थी। सिर्फ इस वजह से बेची थी क्योंकि बाइक चलती थी 100, 120, 130, 140 और वो ब्रेक मारता था तो स्किट होती थी, ऐसे सांप बन जाती थी। तो दिक्कत है ना यार, सडनली ब्रेक मारने का मतलब क्या है कि पैनिक ब्रेकिंग। अगर हमारे को ज़रूरत पड़ गई तो एकदम से हमने ब्रेक मारे, वो स्किट हो गई। स्किट क्यों होती थी? क्योंकि वो बाइक थी नॉन ABS। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी नई गाड़ी जितनी भी आ रही है वो तो ABS वाली आ रही हैं। अब नॉन ABS का तो रोल है नहीं, लेकिन बहुत लोग पुरानी बाइक लेते हैं तो डीलर उनसे क्या कहता है, डीलर कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आप ना नई बाइक आप नॉन ABS बाइक ले लो। कौन सा आप इतनी तेज़ भगाओगे, कौन सा आप भगाओगे भी तो यूँ ही रुक जाती है ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई किसी की बातों में मत आना। अगर आपको 20,000 महंगी मिले ना, सीरियसली कह रहा हूँ 20,000 महंगी बाइक लेना, लेकिन लेना ABS वाली ही। डीलर आपको बोलेगा भाई अरे कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। अभी मैं आपको अगर दिखा दूँ ना इसी बाइक के अंदर थोड़ा रिस्क है, लो वो भी दिखा देता हूँ, ABS और नॉन ABS। ये गाड़ी मैंने करी बंद, अभी चल रही है ऑलमोस्ट 60। पहले थोड़ी सी और कम कर देता हूँ ना, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये देखो ये गाड़ी मैंने ली 40 पे, 40 पे करने के बाद गाड़ी करी बंद और
अब मैं आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ। देखो 1 2, अभी थोड़ा और कम कर लूँ यार, डर लगता है क्योंकि गाड़ी स्किड हो जाती है अच्छी खासी। सपोज़ करो ये अभी बाइक है मेरी 30 पे, 30 की स्पीड पे बाइक है। अब मैं पैनिक ब्रेक मारना चाहता हूँ, तो आप देखना 1 2 एंड अब मैं आपको उतर के दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। देखो मैंने गाड़ी करी बंद, चाबी निकाली, यू कैन सी दिस मार्क्स, आप ये मार्क देख सकते हैं। यहाँ स्किड खाई, यहाँ से स्किड खाती हुई यहाँ पर स्किड खाई, ठीक है। तो मेरे भाई आप ऐसी गलती मत करना। यही अगर ABS होती तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप बोलोगे ये तूने कैसे करा, तो गाड़ी जब हम बंद कर देते हैं तो ABS बंद हो जाता है, क्योंकि ABS का काम है इलेक्ट्रॉनिकली चलना। जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो सारे इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। उसके बाद में ना ABS चलेगा, ना किसी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है तो वो भी नहीं चलेगा। सो किसी डीलर की बातों में नहीं आना भाई। अपनी अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ABS वाली ही लेनी है। मैं इसके अंदर एक पॉइंट बनाना चाह रहा था, वो पॉइंट मैं ये बनाना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, जैसे सपोज़ करो मैंने 60 की स्पीड पे ब्रेक मारे उस वाले पॉइंटर से, जो ये पॉइंटर आ रहा है लेफ़्ट साइड में, ये जो है यहाँ से ब्रेक मारे सपोज़ करो 60 की स्पीड से यहाँ से, तो कितनी दूर जाके बाइक रुकेगी 60 की स्पीड पे, क्या डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ से ब्रेक मारे तो यहाँ रुक गई, तो ऐसे ही 80 पे ब्रेक मारे तो कितनी दूर जाके रुकी, 100 पे ब्रेक मारे तो कितनी दूर जाके रुकी, 120 पे ब्रेक मारे तो कितनी दूर जाके रुकी। तो मैं ये चीज़ भी करना चाह रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि डिस्टेंस कितना होगा कि अगर हम पैनिक ब्रेक मार दें तो कितनी दूर पे जाके बाइक रुकती है। ये वीडियो भी बनाना चाहता हूँ, आप बताना बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। एक वीडियो में इसकी पंचिंग की भी बनाना चाहता हूँ कि पर गियर ये कितना जा रही है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसके अंदर लोग दिखा रहे हैं भाई, जिन लोगों ने पहले इसका ट्राई लिया है, वो फर्स्ट गियर में जाती है 55 से 60 के बीच में, सेकंड गियर में 90 के आसपास, और उन्होंने 3-4 गियर ही किए हुए हैं, बाकी 6 गियर वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि रोड होता है यार, बड़ी मुश्किल होती है इस चीज़ को करना। तो मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, और मैं शायद उसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा कि फर्स्ट गियर में कितना जा रही है, क्योंकि मेरी जो इंटरसेप्टर है वो पहले गियर में 70 जाती है, दूसरे गियर में 100 जाती है, तीसरे गियर में 120 या 125 जाती है, चौथे गियर के अंदर वो ऑलमोस्ट 145-40 जाती है, और पाँचवें गियर के अंदर वो 160 टच कर देती है लिटरली, और छठे गियर के अंदर वो 180 तक टच कर देती है। तो मैं ये गियर बनाना चाहता हूँ कि गियर के अकॉर्डिंगली कितनी चल रही है। और जब इसका भी इंजन ऑब्वियसली उतना ही है, 650 सीसी का इसका भी इंजन है, तो ये भी उतनी ही जानी चाहिए, इसमें भी कोई फ़र्क वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो ये एक पॉइंट था, दोनों पॉइंट मैं आपको बता चुका, ब्रेक वाला और ये। आप मुझे सजेस्ट करना है ऐसी वीडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। सो आगे की कुछ बात ये करनी थी मेरे को आपसे, कहीं बाइक रोक के करूँगा, लेकिन तब तक कर देता हूँ यार। यहाँ पे जो वाइज़र लगता है वो, इसका वाइज़र काफ़ी बड़ा आता है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को पता है इसके वाइज़र के बारे में, जिन लोगों ने अपनी बाइक में लगवा रखा है इसका वाइज़र, तो वो भाई मुझे सजेस्ट कर दें कि क्या परफॉर्मेंस है उसका। क्योंकि जब यार 100-120 गाड़ी चलती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हवा का ना दबाव आता है। तो उस दबाव को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्या उससे फ़ायदा है थोड़ा बहुत? अगर तो उससे फ़ायदा है तो वेल एंड गुड, और अगर उससे फ़ायदा नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। मैं शायद गलत रोड पे आ गया हूँ, मुझे उधर से यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं सीधा गया तो यू टर्न कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर है, मेरठ वाला रोड है। तो हम बात कर रहे थे अपनी कि आप हमें बताना कि वाइज़र जो है, जो इसका फ्रंट स्क्रीन है वो मैं लगवाऊँ, अगर लगवाऊँ तो उसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है तो फिर कोई बात नहीं लगवाएंगे, वो आप मुझे बताना। दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी थी कि भाई मेरी जो बाइक है उसके अंदर आप लोगों ने देखा ही है कौन से वाले वो बैक रेस्ट कौन सा लगा हुआ है। वो मैंने बैक रेस्ट बेसिकली इसलिए लगवाया था, यहीं से घुमा लेते हैं, आ जाओ। वो मैंने बैक रेस्ट इसलिए लगवाया था क्योंकि उस वक्त आरी का ओरिजिनल बैक रेस्ट मिल ही नहीं रहा था कहीं पर भी। जिस शोरूम से मैंने बाइक खरीदी वहाँ से भी नहीं मिल रहा था, और भी 2-4 जगह मैंने पूछा था तो कहीं पर भी बैक रेस्ट आरी का अवेलेबल नहीं था। सो मैंने फिर ये वहीं से लगवा लिया। अब दूसरी चीज़ ये, अब जहाँ से मतलब ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवा लिया था करोल बाग से। अब ये ब्राइट ऑटोमोबाइल है साउथ दिल्ली में, वहाँ पर बैक रेस्ट इसका शायद अवेलेबल है, उनका फ़ोन आया था, और लेग गार्ड भी अवेलेबल है। तो लेग गार्ड मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, और वो भी बैक रेस्ट भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों ओरिजिनल लगवा लूँ, आप मुझे सलाह देना, या फिर यही चल रहे हैं तो चलने दूँ, क्योंकि मैंने ये लगवाया था 3000 तक का, और बैक रेस्ट भी लगवाया था 3000 रुपये का। और वैसे जो है वो
5500 रुपये का है बैक रेस्ट और 5500 रुपये का ही है हमारा ये लेग गार्ड, जिसे हम इंजन क्रैश गार्ड भी बोलते हैं। तो आप बताना क्या करा जाए। और यार एक प्रॉब्लम और हो रही है बाइक के अंदर। मैंने जहाँ से बाइक लेमिनेशन कराई थी डे 1, जिस दिन से ख़रीदी थी उसी दिन इसको लेमिनेट करा लिया था। 4000 रुपये उन्होंने लिए थे। दुकान का नाम मैं क्यों नहीं बताता, उसकी वजह यह है कि यार देखो खामी खा का प्रमोशन होता है। मैं आपको दुकान का नाम बता दूं, आप मेरे भरोसे पे चले जाओ और जाने के बाद फिर वहाँ पर काम आपकी पसंद का ना हो पाए या आपको मज़ा ना आ पाए, तो यार आप बताए आप कहोगे कि भाई तूने ही हमें सजेस्ट किया था। तो मैं ऐसी सजेशन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद दुखी हो रहा हूँ। अभी मैंने लेमिनेशन कराई है, 4000 रुपये की इस पर लेमिनेशन हुई है, कई जगह से उखड़ रही है। उन्होंने बोला था 1 साल की इसकी वारंटी है, ये कहीं नहीं जाएगी, 1 साल तक ऐसी ही रहेगी, लेकिन कई जगह से ये उखड़ चुकी है। तो जाके दिखाना पड़ेगा, दिखाना बनता भी है ऑब्वियसली, पैसे खर्च हुए हैं तो उस चीज़ को चेक कराएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग। वो बताएंगे कि भाई चेंज करेंगे या फिर इसी को ठीक करेंगे, कैसे भी वो उनका मामला है। मैंने आज एक नई चीज़ सीखी, वो मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी सिखाऊं, क्योंकि कुछ सीखो तो वो सिखा दो, जो कुछ आप सीखे हुए हो वो मुझे सिखा दो, ऐसे ही तो अपना प्यार मोहब्बत बढ़ती रहेगी। मैंने आज सीखा कि ये जो शीशे होते हैं बेसिकली इनको स्टॉक कैसे रखना है। स्टॉक इन द सेंस कि जेन्युइन इनकी अलाइनमेंट कैसे होती है, ये कैसे रहने चाहिए एनी टाइम। देखो अगर ये तो आपके ऊपर है कि आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, इधर पीछे ऊपर नीचे, कोई पीछे बैठा तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, तो ये तो आपके ऊपर है। लेकिन जेन्युइनली ये कैसे होने चाहिए वो मैं आपको अभी रुक के यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ, यहाँ पर इनफ लाइट है। ये कौन सी जगह है? दिस इज़ वेदांता फार्म, गाज़ियाबाद। सो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होने चाहिए। बाइक रोकते हैं। सो ये जो शीशे हैं ना, ये आप कस्टमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे होने चाहिए कि ये इस हिसाब से मुड़ा हुआ हो कि आपका जो कंधा है, जो आपका शोल्डर है, वो सिर्फ इस पोर्शन में हल्का सा दिखे, इस पोर्शन में। और सेम टू सेम इधर कि अगर आपका जो कंधा है वो इस पोर्शन में हल्का सा दिखे, तो उससे होगा क्या, पीछे का जो व्यू है वो बहुत ओके आएगा, वाइड आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। और आप सेट कर लिया आपने अपने हिसाब से, तो मतलब इस हिसाब से सेट कर लिया तो आपका व्यूज़ एक नंबर हो जाएगा। अदरवाइज़ सेट तो आप कैसे भी कर सकते हो। एक चीज़ मैंने, अरे भाई मारेगा ये तो किसी को। एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ मेरे को आपको जो बतानी थी, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया क्योंकि मैंने भी आज ही सीखा। तो ये लेमिनेशन उखड़ रही है यहाँ से लेमिनेशन मेरी उखड़ रही है, ये भी दिखानी है। ये लेमिनेशन उखड़ रही है, ये भी दिखानी है। ये लेमिनेशन यहाँ से उखड़ रही है मेरी, ये भी दिखानी है मेरे को, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था लेग गार्ड आप देखो, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लगे रहने देंगे। ये छोटे से क्रैश गार्ड लगे हुए हैं इसके अंदर, बॉबिन लगे रहने देंगे अगर। और हाँ, इसमें सम गार्ड मैंने कंपनी से ओरिजिनली लगवा लिया था यार, क्योंकि आफ्टर मार्केट सम गार्ड जो था वो मुझे पसंद नहीं आया उतना। रेडिएटर ग्रिल मैंने अभी तक इसमें नहीं लगवाई है, क्योंकि मुझे सीरियसली बताऊँ तो ज़रूरत नहीं लगती है। मार्केट में जाओ तो वो लोग पागल बनाते हैं, आरी की तो रेडिएटर ग्रिल कुछ आती नहीं है, और ये अच्छी खासी प्लेट है यार लोहे की। तो मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो वो लोग आपको ऐसे डरा देंगे कि कोई पत्थर उखड़ेगा तो वो रेडिएटर पे लग जाएगा, रेडिएटर फट जाएगा। देखो भाई, कंपनी पागल नहीं है। कंपनी ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी सामान बनाती है। अगर ये इशू था कि इंजन के अंदर नीचे सम गार्ड लगना चाहिए, तो कंपनी ने सम गार्ड बनाया है। सेम टू सेम रेडिएटर पे ऑलरेडी ग्रिल लगी हुई है और वो अच्छी खासी है। अगर मैं इस पर कोई चीज़ मारूंगा भी ना तो ये जाती नहीं है अंदर। लोगों को इतना डरा देते हैं कि भाई ये तो लगवानी पड़ेगी बाहर से, फिर वो अजीब सी लगा के दे देते हैं कि ये देखो ये हैवी है। ये भाई अच्छी खासी है, कोई टेंशन नहीं, इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग सलाह बताना कि मैं लगवाऊँ कि नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोगों की भी सलाह ये होगी कि जब ये लगी हुई है ऑब्वियसली और अच्छा खासा मेटल है तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। लेग गार्ड मैंने आपको दिखाई दिया है। ये मेरे को जो मैंने ये लगवाया था वो मैंने इस बेस पे लगवाया था कि पीछे वाला अगर कोई बंदा बैठेगा ना तो ऑब्वियसली यहाँ बैग वगैरह रख सकता है अपना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसकी सीट भी कस्टमाइज़ कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो ये सीट है ये बहुत ही एक तो पतली है और कुशनिंग उतनी खतरनाक नहीं है, ना इसकी ना इसकी। कुशनिंग अच्छी नहीं है तो यार दर्द हो जाता है कभी कभी, अगर लंबा चला लेते हैं तो दर्द होना ही है ऑब्वियसली। तो इसको भी दिखाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलते हैं दोबारा से, एक करते हैं टेस्ट 0 to 100, फिर कितनी जल्दी कैसे भागती है, फिर ब्रेकिंग टेस्ट भी करेंगे इसी के अंदर। और आप लोगों से 2 बातें हो ही गई। ये देखिए 1 2, यार मतलब 80 90 100 तो यूँ ही भाग जाती है। देखो
ये तो मैं तमीज़ से गियर बदल बदल के चला रहा हूँ तो इजीली टच हो जाती है 80-100। बाकी जो बाइक है अगर मैं इसे बदतमीज़ी से चलाऊँ, बदतमीज़ी से चलाने का मतलब ये हो गया कि पहले गियर में खींचूँ तो ऑब्वियसली 65 से 70 टच होएगी, उसके बाद दूसरे गियर के अंदर वेरी इजीली टच हो जाएगी, बहुत इजीली 100। लेकिन यार उससे गाड़ी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। गाड़ी हमारी मेहनत के पैसों की है, हराम की नहीं है। सो अपनी चीज़ अपने हाथ में रखो, ख्याल से रखो, ध्यान से रखो, तो फ्यूचर में वो आपका साथ देती है। ऐसा सुना है ना हम लोगों ने कि भाई अपनी चीज़ को आग में मत लगाओ। ठीक है यार, बाकी गाड़ी से कोई ऐसी बात है नहीं। आप मुझे जो मैंने पहले सवाल करा था आपसे, आप मुझे बताना कि क्या करूं, कहाँ घूमना है आप लोगों को, कहाँ का व्लॉग बनाऊं। जहाँ का आप बोलोगे वहाँ का व्लॉग बना देंगे, जहाँ आप बोलोगे आपको लेके चल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरीके की वीडियो आप बोलोगे उस तरीके की वीडियो हम बना देंगे, कोई मसला नहीं है। जो भाई भी एक चीज़ मुझे इसमें बहुत खलती है यार, वो खलने वाली चीज़ ये है कि यार हमने बाइक ली है और हमारी बाइक के अंदर भी मतलब 4.5 लाख की बाइक के अंदर भी यही मीटर और 2 लाख की बाइक के अंदर भी यही मीटर। कंपनी को यार थोड़ा सा ना अच्छा सा डिजिटल मीटर देना चाहिए था। आप कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। मतलब कंपनी का ऑलमोस्ट खर्चा हो जाता मेरे ख्याल से 7 से 10 हज़ार रुपये और लग सकते थे, लेकिन ये मीटर भी तो लेस होता तो 6-7 हज़ार रुपये लगते और पूरा डिजिटल मीटर आ जाता, जैसे Z900 में आता है, जैसे TVS की बाइक में आता है, TVS अपाची RR 310 में आता है, KTM 390 में आता है। तो वैसा कुछ मीटर कंपनीज को दे सकती थी, क्योंकि रॉयल इनफील्ड बहुत मुश्किल से ही चेंजेस करता है यार। और देखो कंपनी की बड़ी बात, देखो नया मॉडल इंटरसेप्टर लॉन्च किया है, इंटरसेप्टर और GT का नया लुक आ गया है। दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गई है, क्या क्या फ़ीचर दे रही है, अपनी गाड़ियों में मोड्स निकाल रही है, राइड मोड, स्ट्रीट मोड और हाईवे मोड और पता नहीं कौन कौन से मोड। मेरी उसके अंदर RR 310 में चलाता था पहले, उसके अंदर 4 मोड थे, ट्रैक मोड था, स्पोर्ट्स मोड था, रेन मोड था एंड स्ट्रीट मोड था, ऐसे मोड थे उसके अंदर। लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, छोटी छोटी कंपनी। और ये कंपनी आप यकीन मानना उसमें गियर इंडिकेटर भी नहीं है, पहले नहीं था, चलो कोई बात नहीं, पहले यार ये चीज़ें 3 साल पुराना मॉडल है। तो अब जब आप अपग्रेड कर रहे हो उस चीज़ को, तो यार आपको एक गियर इंडिकेटर तो देना चाहिए ना कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, एटलीस्ट ये तो पता चल जाए। मेरे खुद के साथ कई बार हुआ है, खुद के साथ, कि गाड़ी चल रही है 6ठे गियर में और मुझे लग रहा है अभी और गियर की ज़रूरत है और मैं क्लच दबा के गियर डाल रहा हूँ। तो यार ये चीज़ इंटरसेप्टर में तो होती है, अब इसमें तो पता ही है कि 6ठे से ऊपर तो जानी नहीं, 6ठे पे चल रही है, 6ठे से ऊपर जानी है नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे चुभता है कि इसका मीटर जो है, कंसोल जो है, वो थोड़ा और बेटर बन सकता था। दूसरी चीज़, एक कमी बहुत बड़ी है रॉयल इनफील्ड की, हर गाड़ी के अंदर कमी है, वो मैंने पहले भी आपको बताई है कि यार इसका जो ये मीटर है ना, तो कोई भी ज़रा सा भी ना रिलायबल नहीं है। आपकी गाड़ी के अंदर टंकी फुल है, अभी फुल है तो फुल दिखाएगा, ये आधी भी हो जाएगी तो भी फुल दिखाएगा, समझ रहे हो आप। ये 75% गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म, सपोज़ करो गाड़ी के अंदर अगर 15 लीटर पेट्रोल आता तो सिर्फ 4 लीटर बचा हुआ है, 4 लीटर पेट्रोल पे ये आधी टंकी दिखाएगा। उसके बाद में 2-4 किलोमीटर चलाने के बाद ये दिखाएगा पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका। फिर थोड़ी देर 2-1 मिनट 2 किलोमीटर चला लो तो 3 पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। मतलब इसका ना कोई ईमान, धर्म, यकीन, भरोसा नाम की ना कोई चीज़ है नहीं इस मीटर गेज में, फ्यूल गेज के अंदर। तो ये एक चीज़ चुभती है। दूसरी चीज़ ये कि यार बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे बताना जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है, बारिश के अंदर या हम बाइक धुलवा लेते हैं ना, जब बाइक धोते हैं या बारिश आती है तो उसके अंदर एक कलेश क्या है, इन मीटर के ना साइड में फॉग जम जाता है। तो वो भी आप मेरे को बताना। ये चीज़ ना मैंने बड़ी बाइकों में नहीं देखी, मतलब अदर ब्रांड की कंपनियों में बहुत कम सुनी है कि आपकी गाड़ी के मीटर में फॉग जम गया। रॉयल इनफील्ड में बहुत सुनी है, इवन मेरे साथ हुई भी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। थंडरबर्ड के अंदर, मेरे पास थंडरबर्ड थी 2015 के अंदर, और थंडरबर्ड का मीटर मैंने 3 या 4 बार चेंज करवाया था, सिर्फ इसी वजह से कि फॉग आ जाती थी, फॉग आने के बाद वो मीटर के अंदर ही जमी रहती थी, उसके बाद वो ठीक ही नहीं होती थी, वो जम गई तो जम गई, ख़त्म तो ख़त्म, फिर वो मीटर चेंज करके देते थे। भाई जब मैंने 4 बार मीटर चेंज करा लिया ना, आप यकीन करना 4 बार मीटर चेंज होने के बाद अब मैं दुखी हो गया कि भाई मैं ये थोड़ी ना कराता रहूँगा, फॉग आ जाएगी, फिर मैं कंपनी जाऊँगा, वो बोलेंगे सर आपकी गाड़ी तो वारंटी में है, हम इसका मीटर बदल के दे देते हैं। भाई मीटर बदलना बड़ी बात नहीं है, टाइम खर्च करना बड़ी बात है, टाइम लगाना। तो मैंने उसके बाद हर गाड़ी में मैंने ये चीज़ अपना ली कि जब भी गाड़ी लो इसके मीटर पे भी ना लेमिनेशन करा लो। मैंने इस पे भी ना लेमिनेशन करा रखी है, जितना बचेगा बच जाएगा, जब जाएगा कि जब देखी जाएगी। तो ये था अब तक का सारा अपडेट जो मैंने आपको दिया। आप मुझे सजेस्ट करना कि मुझे अब क्या करना चाहिए।
कैसी वीडियोस आप देखना चाहते हो। उत्तराखंड की वीडियो जो मैंने आपको बोली मसूरी वाली, वो मैं बहुत जल्द बनाऊँगा जब मैं जाऊँगा। व्लॉग तो नॉर्मल होगा लोगों की तरह ही, लेकिन उस व्लॉग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, हद से ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं उस ब्लॉग के अंदर कवर करूँगा। और दूसरी चीज़ यार, एक बात और बताता हूँ आपको, जिन भाइयों की रॉयल इनफील्ड के अंदर एक दिक्कत और है, जो मैंने बताया था ना, चेन सेट ऐसे यूँ सांप बनता है, ऐसे 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 ऐसे। आप डबल स्टैंड पे गाड़ी लगाना, गियर डालना, गियर डालने के बाद आप देखना आपकी गाड़ी का जो चेन सेट है पिछला ऐसे 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 घूमेगा। ज़रूरी नहीं हर गाड़ी का, जिसका घूमे उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला था। मैंने जब बात करी मैकेनिक्स से, जो आरी के हैं उनसे भी बात करी और जो आरी के अलग हैं उनसे भी बात करी, तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई ये ना चेन स्प्रॉकेट दोबारा खुल के, और जहाँ पर भी मतलब कह सकते हो आप, जो नट है ना वो जहाँ पर भी लूज़ है उसको फुल टाइट करना है, तो जो चेन स्प्रॉकेट है वो प्रॉपर चिपक जाएगा व्हील के साथ। जब व्हील के साथ प्रॉपर चिपक जाएगा, प्रॉपर टाइट का मतलब ये हो गया कि अगर एक नट इतना टाइट है कि हद से ही ज़्यादा टाइट है, और दूसरा नट ऐसा टाइट है कि वो टाइट तो है लेकिन अभी वो और 4-6 चूड़ी और कस सकती हैं उसके अंदर, तो वो 4-6 चूड़ी भी उसके अंदर कसवा लो, या फिर वो वाला जो नट है वो भी 4-6 चूड़ी लूज़ कर लो। लूज़ करना तो मैं समझता हूँ सही नहीं है, टाइट ही करवा लो, वो बढ़िया है। तो वो प्रॉब्लम भी वहाँ सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रॉयल इनफील्ड के यार क्वालिटी इश्यूज़ समझना चाहिए कंपनी को। और मेरे को एक भाई ने बताया था, जो मेरा एक कोई ख़ास है, कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ही भसड़े नहीं हैं, मतलब वो यूएस में रहता है, उसने बोला भाई हमारे यहाँ पर ऐसी कलेशबाजी नहीं है। और मैंने एक और जानने वाला बंदा है अपना, वो यूके में है, उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ पर भी कोई ऐसी भसड़ नहीं है रॉयल इनफील्ड की। मतलब ये सारे कलेश जो है ना वो इंडिया में ही है, रॉयल इनफील्ड के जो कलेश हैं। इंडिया के बाहर तो ये लोग बहुत अच्छा सामान दे रहे हैं यार, क्योंकि वहाँ पे इज़्ज़त है। इज़्ज़त कैसे बनेगी? रॉयल इनफील्ड को अपनी इज़्ज़त बनानी है, नहीं तो वहाँ पे लोग तो, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पे तो इंडियन लोग हैं ना, जैसे सपोज़ करो मैंने फ़ोन खरीदा, फ़ोन खरीदने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, मैं कंपनी ले गया, कंपनी वालों ने बोला ठीक है सर 2 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, तो मैं उनसे ही बोलूँगा कि ठीक है भाई 2 दिन मत ले, तू 3 दिन ले ले, लेकिन ठीक करके दे दे 3 दिन बाद, नो प्रॉब्लम। अब 3 दिन बाद भी ठीक नहीं होगा, मैं फिर जाऊँगा, मैं बोलूँगा भैया, वो बोलेगा 2 दिन और लगेंगे, मैं बोलूँगा चलो कोई बात नहीं 2 दिन और ले लो। बाहर ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई और आप उनके पास लेकर गए, तो वो आपसे पता है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे ना सर 2 दिन लगेंगे। तो वो बाहर के जो लोग हैं वो बोलेंगे भाई सुन, मैं क्यों सफ़र करूँगा तेरे इस चूरन के चक्कर में, इसे पकड़ मुझे दूसरा दे। 2 दिन मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं पर डे का 10,000 रुपये कमाता हूँ, 20,000 रुपये कौन देगा? तू देगा कि तेरी कंपनी देगी? तो ये लोग ना मतलब वहाँ खुश हैं इस तरीके की चीज़ों से, और वहाँ ये लोग ना हरकतें भी नहीं करते जो इंडियंस के साथ करते हैं। तो ओवरऑल यार परेशानी होती है कस्टमर को, वो परेशानी ना हो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है और किसी को ना हो। और जो मैंने आप लोगों को एक बात बताई है ना, कई लोगों ने मुझे रिपीट में बोला है कि भाई आपने जो एक चीज़ बोली है, नई बाइक लो, नई स्कूटी लो, कुछ भी लो, तो उसको वो करो, टेस्ट राइड सेम व्हीकल, कि हम लोग तो यही कर रहे हैं, भी ले रहे हैं, हम उसको टेस्ट राइड कर रहे हैं उसी टाइम नई बाइक को। अब वो बोला रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भाई मुझे मतलब नहीं है, मैं तो तेरी गाड़ी ये वाली जो मैं ले रहा हूँ, कौन सी दे रहा है, तो मुझे ये वाली दे रहा है, मैं तो इसी बाइक को चेक करूँगा, तो मुझे चेक करा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही है यार, अच्छा है, अच्छा लगा सुन के कि लोगों ने भाई इस चीज़ को फॉलो करा। अपनी चीज़ यार, पैसे खर्च कर रहे हो आप लोगों का पूरा हक है एक एक चीज़ चेक करने का, इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे 1 रुपया खर्च कर रहे हो, चाहे आप 1 लाख खर्च कर रहे हो, चाहे 5 लाख खर्च कर रहे हो, पैसे तो है ना, हराम के तो आ नहीं रहे पैसे। तो बस यही बात है यार, आप लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा लगता है, टाइम निकल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल कुछ ऐसा ही होता है। सुबह अपने ऑफिस जाओ, मोबाइल का काम है मेरा, एज यू ऑल नो, मैं 50 बार बता चुका हूँ। अब आप बोलोगे यार तूने तो गाना ही गा दिया, मोबाइल का काम, मोबाइल का काम। सो फ़ोन का काम है मेरा, करोल बाग में, वहाँ जाना पड़ता है। कोलटेक एंटरप्राइजेस के नाम से मेरी शॉप है मोबाइल फ़ोन्स की। बेसिक मैं डील करता हूँ आईफोन्स में एंड सैमसंग के हाई एंड मॉडल्स एंड आईफोन के हाई एंड मॉडल्स में। सो वहाँ जाना पड़ता है सुबह से, फिर टाइम नहीं मिलता, तो जब टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से जुड़ूँ, क्योंकि खुद पर्सनली मुझे अच्छा लगता है यार आप लोगों से जुड़ना, आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना, दिखाना, तो अच्छा लगता है यार। जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ अच्छी लगती है, बता देता हूँ मैं आपको। और भाई एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मेरी बाइक का हैंडल बार कहीं भी टेढ़ा नहीं है। ये कुछ भाइयों ने बोला था कि भाई तेरी बाइक का हैंडल बार हमें टेढ़ा लग रहा है। नहीं भाई, हैंडल बार कहीं से कहीं तक टेढ़ा नहीं है, उसका आपको कैमरे के एंगल से लगता होगा। जस्ट लाइक देखो मैंने ऐसे कर दिया तो आप सोचोगे इधर का टेढ़ा है, ऐसे कर दिया तो आपको लगेगा इधर का टेढ़ा है।
लेकिन टेढ़ा नहीं है। बड़ी खुश हो रहे हो यार, स्माइल देखी आपने बड़ा खुश हो रहा है बंदा। खैर कोई बात नहीं यार। सो बाकी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, बस एक दिक्कत मेजर है। देखो मैं दोबारा दिखाऊँ आपको, ये वाइट लाइन से मैं अलाइन हूँ। देखो 1, देखो मेरे हाथ ये रहे 1 2 एंड 3, देखो आप देख सकते हो बाइक ऑटोमेटिकली राइट में पुल होती है। बस इस चीज़ से मैं प्रॉब्लम में हूँ, बाकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगी यार। आज नहीं तो कल होएगी, कल नहीं तो परसों होएगी, देखते हैं क्या होता है यार। मैंने तो एक चीज़ और सीखी है कि अगर इसके अंदर अगर इन्होंने बोला ना, मतलब लीगल नोटिस में उन्होंने जवाब दिया कि तेरी बाइक रिप्लेस कर देंगे, कोई बात नहीं है, तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि उनसे ये कहूँ कि भाई तू बाइक रिप्लेस कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ना मुझसे और पैसे ले ले, इससे ऊंचा वाला मॉडल दे दे। इससे ऊपर के जो मॉडल है ना सेलेस्टियल, जिसमें विंडशील्ड भी लगी हुई है, जिसके अंदर आपका बैक रेस्ट भी है और टूरिंग सीट भी है, तो फिर उसमें मुझे कुछ लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो टूरिंग सीट वगैरह सब ओके है, वो 20-10 रुपये महंगा मॉडल तो है, लेकिन ठीक है। फिर मैं ये सोचता हूँ फिर इस सामान का क्या करूँगा, ये सामान पानी में जाएगा, कोई नहीं किसी भाई को दे देंगे, काम आ जाएगा उसके, कोई टेंशन नहीं है। सो यार सोच रहा हूँ करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। आपसे इतनी बातें कर ली मैंने, इतनी बातें कर ली मैंने, इतनी बात तो मैं घर में नहीं करता जितनी बात मैंने आपसे कर ली। सो आप भी मुझसे जो बातें करना चाहें कर सकते हैं। आप मुझे बताना कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के ब्लॉग चाहते हैं, किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं। और इतना आगे आपने बढ़ाया शुरू से अभी तक के सिर्फ 10-12 दिन के अंदर, थैंक यू सो मच आप लोगों का, दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का सच में। आप लोग मुझे सजेस्ट करना, और तो ऐसा कुछ है नहीं, जो था आपको मैंने बता दिया। अगर आप बोलो तो एक बाइक मैं लेना चाहता हूँ, आप वो भी मैं आपसे ही सजेशन मांग रहा हूँ कि मैंने एक भाई से बात की है दिल्ली में, वो व्हीली और स्टॉपी सिखाते हैं। मुझे व्हीली और स्टॉपी सीखनी है, तो मैंने उन भाई से बोला कि, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार इस बाइक से तो व्हीली भी नहीं हो पाएगी और स्टॉपी भी नहीं हो पाएगी, इस बाइक को आप किनारे करो, एक दूसरी बाइक लो। तो आप मुझे सजेस्ट करना मैं कौन सी बाइक लूँ, यूज़ लूँ या न्यू लूँ, और लूँ तो कौन सी लूँ जिसमें मैं इजीली व्हीली सीख सकूँ एंड स्टॉपी सीख सकूँ। और बाकी मुझे शौक़ है बेसिकली इन चीज़ों का। लोग कहते हैं भाई इतने में तो कार आ जाती है जितने में तूने ये बाइक ली है। मेरे भाई कार मुझ पे ऑलरेडी है, इतना क्यों नहीं समझते हो। जो बंदा बाइक के पैसों, मतलब कार के पैसों की बाइक खरीदेगा तो कार उस पर ऑब्वियसली होगी ना, ये पॉइंट नहीं समझ में आता लोगों के। सो आप मुझे बताना यार कौन सी बाइक लेनी है, फिर उसको भी कंसिडर करके 2-4 दिन में वो बाइक भी लेंगे। फिर व्हीली और स्टॉपी के वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं इजीली सीख गया तो आप लोगों को भी बताऊँगा कैसे सीख सकते हैं, क्या हो सकता है उसके अंदर। इसको एक बार भगा के देखते हैं कितनी भागती है। 120। सामने गाड़ियाँ बहुत सारी हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम है बाइक भगाने में। ये काम या तो बिल्कुल सुबह के हैं या बिल्कुल खाली रोड के हैं। खाली रोड हमारे घर के पास है, जिसे कहते हैं DND, डू नॉट डिस्टर्ब, या हम कहेंगे उसको जो हमारा रोड है एलिवेटेड रोड है बेसिकली। उस एलिवेटेड रोड के अंदर लेकिन लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए मैं आज उधर नहीं गया, वहाँ पे लाइट्स बंद हैं। तो इसकी लाइट इतनी सफिशिएंट है नहीं कि वो काम कर जाए, तो इसीलिए एक बार इस पर लाइट भी लगवानी है, टाइम निकाल के अच्छी सी लाइटें लगवाएंगे। और हॉर्न जो है वो भी डबल करवाएंगे, क्योंकि हॉर्न इसका ऐसा बजता है जैसे एक्टिवा का हॉर्न बज रहा हो, पी पी पी। इससे अच्छा हॉर्न बजता है इनकी स्टैंडर्ड का, क्लासिक का और इलेक्ट्रा का, हंटर का, इन सब का हॉर्न इतना बढ़िया बजता है। और इसका हॉर्न पी 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 ऐसे बजता है यार, बेइज्जती होती है कहीं जाओ तो बोले कोई बोले आवाज़ सुनाइयो तो इट्स ओके, आवाज़ तो सुना सकते हैं इसकी, लेकिन हॉर्न बजा के नहीं दिखा सकते। और आवाज़ से याद आया कि इसके लिए आ चुके हैं गुरुसेवक के एग्जॉस्ट, और भी 1-2 कंपनी के आ चुके हैं, AEW के भी आ चुके हैं। तो आप मुझे बताना क्या मैं इसको स्टॉक ही चलाता रहूँ, इन्हीं में ही चलाता रहूँ, या वो 20-22 हज़ार रुपये खर्च करके मैं एग्जॉस्ट लगवा लूँ, वो भी आप मुझे बताना। क्योंकि मेरे को एग्जॉस्ट लगवाने का कोई ऐसा रोल है नहीं, मतलब मेरे को इतनी कोई चाहत नहीं है, दिल से तमन्ना नहीं है। बट लोग कहते हैं कि भैया जब इतनी महंगी बाइक ली है तो फिर थोड़ा बनता है ना, हाँ, तो उस चीज़ के लिए लोगों ने कहा भैया लगवा लो, अच्छी चीज़ है।
बट मेरे को चालान से भी डर लगता है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो वो अलग ही रोक लेते हैं, रोको 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 रोको। मेरे को एक बार रोका वो बेचारा मेरे को एक बार रोका, मैं जा रहा था इधर पीतमपुरा की साइड, तो उन्होंने रोका। रोकने के बाद उनको लगा कि यार जब ये भारी, रात की बात है, उन्हें लगा जब ये भारी गाड़ी है ऑब्वियसली तो इन्होंने इस पर लगवा ही रखे होंगे, तो उन्होंने बोला रेस तेज दे। मैंने कहा ये रेस खुद ही दे लो। उन्होंने फुल रेस तेज दे दी। कहते गाड़ी कैसे बंद होगी, फिर सोच रहे पटाखे मार रहा होगा। तो जब उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो कहते ठीक है यार। फिर मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा अंकल ये जो गाड़ी है ये पूरी स्टॉक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की हुई है किसी भी तरीके की। बाकी यार उन्होंने भी बोला बाइक की लुक बहुत अच्छी है, तो यार बाइक की तो तारीफ़ हर कोई करता है, कहीं खड़ी कर दो ना अगर सीरियसली, तो अगर 10 बंदे गुजर रहे हैं तो 10 में से 8 पूछ लेते हैं भैया कौन सी गाड़ी है, कौन सी कंपनी है, कितने की आ रही है, हर कोई पूछ लेता है। तो इस चीज़ में तो अच्छा लगा मुझे कि यार कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसकी लोग तारीफ़ करें, किसको बुरा लगता है कोई चीज़ आपने खरीदे और लोगों को वो पसंद आए। तो ये भी इस चीज़ के लिए तो नो डाउट अच्छी है बाइक कि लुक के अंदर सीरियसली मज़ा आ जाता है। जब कहीं गाड़ी जाती है या लोग देखते हैं तो उसे ही देखते रहते हैं। अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला ना मैं आपके लिए एक व्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताना। अगर मैंने गलती से इसका जमा मस्जिद का व्लॉग बना दिया, जमा मस्जिद में भीड़ इतनी होती, जमा मस्जिद एरिया पे, पुरानी दिल्ली एरिया पे, और अगर इसमें गलती से गुरु सेवा किया, कुछ लगवा दिया एग्जॉस्ट, तो जब वहाँ पर इसका रिएक्शन आएगा ना जो, वो बहुत ही खतरनाक आएगा, क्योंकि भीड़ भड़क्का वाला एरिया, और वहाँ पर जो लोग हैं ना वो, अरे भाई अबे कितने की ले एरिया है, कितने रुपए की ली है तूने, अबे कितने की आ रही है ये, अबे भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही है भाई। तो वहाँ के जो हमारे भाई बिरादर हैं उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है, खुश होते हैं। एनीवे यार आप लोगों से बात करके थकता नहीं हूँ मैं, लेकिन आप लोग क्या पता थक जाते हो, तो इसीलिए अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आपसे लेता हूँ अलविदा। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद साद फ्रॉम सुपर बाइक पायलट यूट्यूब चैनल, आपका ख़ुद का चैनल है। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लग रही हैं तो उनकी कमी मेरे को प्लीज़ बताएं, क्योंकि देखो मेरी वीडियो के अंदर कहीं से कहीं तक भी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई कट वट का कलेश नहीं है कि अभी कट मार दिया फिर कट मार दिया। करेंगे इस चीज़ को भी, एडिटिंग वगैरह सही से करा करेंगे। जब आप लोग पहुंचा दोगे अच्छे खासे सब्सक्राइबर, तब एडिटिंग का काम भी करेंगे। अभी कोई कटवट का कलेश नहीं है, तो मे भी गलतियां हों, और बहुत सारी चीज़ें जब गाड़ी चलती है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, ऐसी बोल देते हैं ऐसी जो वीडियोस में नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे करके दिखा देते हैं जो मुझे, मतलब आप समझ रहे हो, मैंने अभी दिखाया ना आपको गाड़ी बंद करके ब्रेक मार के विदाउट ABS क्या प्रॉब्लम होती है। मुझे लगा कि अभी फील हुआ कि मुझे लगा कि यार वो चीज़ मुझे नहीं करके दिखानी चाहिए थी, कि यार अगर ज़्यादा ही स्किट हो जाती तो मैं गिर सकता था। लेकिन डोंट वरी, मैं पूरी सेफ्टी के साथ चलता हूँ, पूरी सेफ्टी के साथ चलता हूँ सीरियसली। मैं हेलमेट से लेके और शूज़ से लेके A to Z। तो यार आप मुझे बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर कुछ कमी लग रही हो तो बेझिझक हो के, आपका खुद का चैनल है, आप उसे सुधार सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर हमें तेरी वीडियो में ये गलती लग रही है, इसको सुधार, तो मैं डेफिनेटली सुधारूँगा, नो प्रॉब्लम। और इतना प्यार करते हैं, वीडियोज़ अच्छी लगे तो शेयर भी करें अपने किसी भाई, प्यारे भाई के साथ जो रॉयल इनफील्ड यूज़र हो, या रॉयल इनफील्ड लेने की सोच रहा हो, या किसी अदर ब्रांड की गाड़ी लेने की सोच रहा हो, उसके साथ शेयर करें। चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आपका खुद का ही तो चैनल है। 0 से अभी ऑलमोस्ट 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो 0 से 600 जैसे पहुँचे, ऐसे ही मैं उम्मीद करूँगा, ऐसे ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर आप लोग पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करते ही हैं आप लोग, प्यार करते ही हैं इतना सारा, और मुझे क्या चाहिए। एक छोटा सा सरप्राइज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो है ये कि मैं सोच रहा हूँ अगर इन केस इस बाइक के पैसे मुझे मिलते हैं, जब वकील साहब ने बोला ना इस बाइक के पैसे आपको मिल जाएंगे पूरे वापस, तो मुझे सलाह आपसे ये लेनी थी कि मैं दोबारा इसी बाइक को ख़रीदूँ। अभी तो मैंने बोला ना आपको कि मैं उनसे बोलूँगा थोड़े पैसे और ले लो। अगर वो इसी बात में मान जाते हैं, मतलब अगर वो नोटिस से मान जाते हैं कि भाई बाइक हम तुम्हारी चेंज कर देंगे, तो वेल एंड गुड। अगर वो नोटिस से नहीं मानते तो फिर कोर्ट में केस जाएगा, और केस में अगर इन केस हम जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद जब अगर मेरे को इस बाइक के पैसे मिलते हैं, तो मैं क्या दोबारा यही बाइक लूँ, या फिर थोड़े पैसे और मिला के किसी अदर ब्रांड की तरफ जाऊँ, वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, कमेंट सेक्शन आपका है, आप कितने ही कमेंट कर लीजिए, मैं सबके जवाब देता हूँ। और ब्रांड्स हैं, आप चाहेंगे मैं उनके बारे में वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं उनके बारे में भी बनाऊँगा, लेकिन जब मेरे पास
दूसरा ब्रांड होगा तभी तो आप मुझे बताना कि मैं इसी ब्रांड को लूँ दोबारा या फिर दूसरे ब्रांड को कंसिडर करूँ। ठीक है, तो करते हैं अलविदा, लेते हैं अलविदा आपसे, करते हैं इस वीडियो को समाप्त। बहुत आप लोगों का टाइम लिया, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइड। और देखो फिर दोबारा देखोगे, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, 1 2, अभी नहीं, आगे से दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा 1, नहीं इनोवा है, इसके बाद दिखाऊंगा। अबे यार अब दिखाऊंगा, ये देखो 1 2, एक बार ये बाइक ये कार और पार हो जाए। आप लोग बोलोगे बताओ मजाक कर रहा है, सीरियसली आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब दिखाता हूँ 1, ये वाइट लाइन से मैं लाइन हूँ, देखो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगी। इसे पता है कि हमें ऊपर चढ़ना है, देख रहे हो आप, तो ऑटोमेटिकली मुड़ गई, सीधी 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 से पता है कि हमें कहाँ जाना है। ओ मेरे भाई यहाँ नहीं जाना, अब हमें सीधा जाना है। सो ठीक है, टाटा बाय बाय, अलविदा। बनाते हैं प्लान उत्तराखंड घूमने का, आप लोगों को घुमा के लाएंगे उत्तराखंड। थैंक यू सो मच, सीरियसली। अब बाय, टाटा, गुड नाइट।